साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें अभी मेरे पास जो पर्सन आ रहे हैं मैंने उन सभी बिंदुओं को इस वीडियो में टच किया है। इस एक ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिनके पास मेरे पिछले एक वर्ष की रिकमेंडेशंस के शेयर है, जैसे IDBI बैंक है, जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड है, बाजेरिया इंडस्ट्रीज है, श्री रामा मल्टी टेक लिमिटेड है। इस तरह के जो मेरे पिछली रिकमेंडेशन के जिनके पास शेयर है और यदि उनके पोर्टफोलियो के शेयर 40 से 50% तक अभी गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप की बुरी तरह पिटाई हो रही है, तो उनको क्या करना चाहिए। एक तो मैं इस बिंदु पे इस आज के वीडियो में टच करूंगा। दूसरा, जिनके पास मेरे पेनी शेयर पड़े हैं जैसे टाटिया कंस्ट्रक्शन है, कंट्री क्लब लिमिटेड है, उनके अंदर उनको क्या करना चाहिए मैं इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताऊंगा। तीसरे स्तर पे मैं आपको इस वीडियो में अपना खुद का पोर्टफोलियो पहली बार दिखाऊंगा, जो मैंने किसी भी वीडियो में नहीं दिखाया है, लेकिन आपको इससे मेरे पोर्टफोलियो को देख के शायद मेरे से काफ़ी कुछ सीखने को प्रेरणा मिलेगी। इसलिए वो पोर्टफोलियो भी मैं आपको मेरा रियल पोर्टफोलियो पहली बार इस वीडियो में दिखाऊंगा। चौथा बिंदु इस वीडियो में मैं मेरी जो प्रभात प्रकाशन से हिंदी में पुस्तकें आने वाली थी वो तीनों पुस्तकें आ गई है, अमेजन पर बिक्री के लिए उपलब्ध भी हो गई है, उनके बारे में भी मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। तो इस वीडियो में इस प्रकार से बहुत से मैं छोटे छोटे बिंदुओं को आज टच करूंगा, क्योंकि मैं महीने में एक वीडियो मुश्किल से भर पाता हूं। तो मैं चाहता हूं कि इस 1 घंटे के लगभग वीडियो में मैं आपको काफ़ी कुछ शेयर मार्केट के बारे में, वर्तमान स्थिति के बारे में, मेरे फॉलोअर्सों को मैं चूँकि पूरे कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाता तो उसके बारे में बता दूं, और साथ में 5वां बिंदु जो है मैं इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स हैं स्वाई सिंह जी, उन्होंने मुझे हाल ही में पूछा था कि इंट्राडे की कोई ऐसी तकनीक बताओ जो 100% सक्सेस जाती हो, क्योंकि उन्होंने वॉल्यूम के आधार पर इंट्राडे ट्रेड की वगैरह की तो उनको सफलता नहीं मिली। तो वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसी तकनीक मैं इंट्राडे की उनको बता दूं कि जो 100% सफल जाती हो। तो इसके बारे में भी मैं आज के वीडियो में चर्चा करूंगा, तो आप पूरा वीडियो देखें और इससे भरपूर लाभ उठाएं। तो अब चर्चा करते हैं टाटिया कंस्ट्रक्शंस के शेयर की। टाटिया कंस्ट्रक्शंस का शेयर मैंने मेरे पेनी शेयर ब्लॉग में बताया था, और टाटिया कंस्ट्रक्शंस के लगभग 1400 शेयर मुझे जैसा अभी याद आ रहा है मेरे पोर्टफोलियो में भी है। आप चिंता मत करें, मैं इस पूरे वीडियो में आपको आगे मेरा पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा। तो अभी हाल ही में मेरे पास एक ईमेल आया, उसके अंदर मुझे मेरे फॉलोवर ने यह पूछा कि सर मैंने 21 रुपये के भाव पे 4000 टाटिया कंस्ट्रक्शंस के शेयर लिए हुए हैं, तो अब उनका क्या करूं मैं। तो असल में क्या है, मेरे YouTube चैनल पे आप देखिए आपको लगभग 52-53 हज़ार फॉलोवर मेरे दिखाई देंगे, पर इसके अंदर मेरे जो रियल फॉलोवर है वो मुश्किल से 300 या 400 ही है, क्योंकि मैंने इस शेयर बाज़ार के विषय पे 3-4 किताबें लिखी है। मेरे फॉलोवर 100-150 रुपये खर्च के, अभी वर्तमान में तो 100-150 की होगी तीनों किताबें, क्योंकि प्रभात प्रकाशन उनको सस्ती उपलब्ध करा रहा है, वो तीनों किताबें खरीद के पढ़ नहीं सकते। तो जब आप किसी शेयर में बड़ी शेयर होल्डिंग बनाते हैं, जैसे टाटिया कंस्ट्रक्शंस में मेरे उन फॉलोअर महोदय ने 4000 शेयर एक साथ लिए, तो उनको शेयर बाज़ार में कैसे चंदू ने पैसा गंवाया और चिंकी ने कमाया उस किताब को पढ़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उस पुस्तक को नहीं पढ़ा है। इसका मतलब तभी उन्होंने एक साथ जाकर के 21 रुपये के प्राइस पे 4000 शेयर लिए, और अब वो टाटिया कंस्ट्रक्शन का शेयर चूँकि 10 रुपये पे आ गया है लगभग, तब वो उसके अंदर फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। आधा गिरने के बाद मुझसे पूछ रहे हैं कि साहब मैं इसमें क्या करूं। तो पहले तो हम उस वजह की चर्चा करते हैं, किस वजह से टाटिया कंस्ट्रक्शन का शेयर गिर रहा है। वजह ये है, मेरे पास भी NSE से ईमेल आया था, आप लोगों के पास भी NSE से ईमेल आया होगा, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। उस ईमेल में लिखा है कि डियर इन्वेस्टर, चूँकि टाटिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने अपनी मार्च 2018 का शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए उसने लिस्टिंग की शर्तों की अवहेलना की है, तो इसलिए हमने टाटिया कंस्ट्रक्शंस को नोटिस जारी किया है, और यदि वो नोटिस का जवाब नहीं देता है और अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं बताता है तो टाटिया कंस्ट्रक्शंस का शेयर डीलिस्ट भी किया जा सकता है, यानी ये शेयर डीलिस्ट भी हो सकता है। मैंने मेरे उन फॉलोअर्स को जवाब दिया कि भाई 1400 शेयर तो मेरे पास भी है, लेकिन मैं तो कभी लॉस बुक करता नहीं, क्योंकि मेरा सिस्टम है, यदि आपने मेरी किताबें पढ़ी है तीनों तो आप जानते होंगे 300-400 जो मेरे मेन फॉलोअर्स हैं वो लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं तो एक शॉपकीपर अप्रोच की तरह, एक दुकानदार की तरह कार्य करता हूँ। मेरे दुकान में माल पड़ा है, टाटिया कंस्ट्रक्शंस यदि NSE डिलिस्ट भी कर देगा तो कभी न कभी वापस लिस्ट होगा, तब मैं तो उसको बेच लूँगा, और मैं हमेशा कम क्वांटिटी में शेयर लेता हूँ। ये 1400 शेयर भी मैंने लिए थे तो एक साथ नहीं लिए, ये 2-3 लॉट में मैंने
जा करके लिए थे। और ऐसे जो बड़ी क्वांटिटी खरीदने वाले इन्वेस्टर है उनके लिए मैंने बता भी रखा था कि जब भी शेयर उनकी 200 डीएमए से नीचे जाके बंद हो या उसका शेयर का ईयर हाई लो रेशो डगमगा जाए, वो 2 से या 2.5 से भी कम ज़्यादा हो जाए, तब उस समय उसको एक बार बेच लेना है, रिवर्स ट्रेड करनी है। लेकिन ये लॉस बुकिंग करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए वो। और अभी मैंने मेरा उदाहरण दिया तो उन्होंने भी कहा कि साहब अभी तो मैं लॉस बुक नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में इतना बड़ा, मैं 44-50 हज़ार का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और यदि वास्तव में डी लिस्ट हो गया तो उनका नुकसान आपको पता है 40-50 हज़ार से बढ़ के 90,000 1 लाख हो जाएगा। और फिर वो क्या करेंगे, फिर कमेंट्स में गालियाँ देंगे। तो बाकी जो मर्जी हुंदा हो जवे वीरे, कमेंटां 'च गाल नहीं कड्डनी। तो टाटिया कंस्ट्रक्शंस के बारे में मेरी आपको क्या सलाह है? मेरी आपको इसके बारे में यही सलाह है, यदि आपने इसकी कम क्वांटिटी में शेयर लिए हैं, जैसा कि माई पेनी शेयर मेरा जो ब्लॉग है उस पर शेयर लेने का नियम बना रखा है। आपकी महीने की जो मासिक आय हो, आपके महीने की जो मासिक इनकम होती है उसका 5% आपको पेनी शेयर में लगाना है। यानी यदि आप महीने के 50,000 रुपये कमाते हैं तो सिर्फ 2,500 रुपये का निवेश आपको एक पेनी शेयर में करना चाहिए था। आपको 21 रुपये के भाव पे 4,000 शेयर नहीं खरीदने थे यदि आपने वास्तव में मेरी किताबें पढ़ी होती। तो जैसा कि मेरे अब्दुल वाली जो किताब है, ये 3 किताबें हैं मेरी टोटल जो अभी प्रभात प्रकाशन से हिंदी में आई है, और पहले अंग्रेजी में थी। पहले उनका प्राइस 600, 700, 400, 350 अलग अलग प्रकाशकों से अलग अलग था, लेकिन अब तो आपको सिर्फ 50 से 100 रुपये में हिंदी में मिल रही है किताबें। तो उसमें जैसा कि बताया था कि यदि आपकी मासिक आय 50,000 रुपये है तो आपको पेनी शेयर के मामले में 5% से ऊपर का निवेश नहीं करना है। तो यदि आपने मान लीजिए 2,500 के उसमें निवेश किया हुआ है, तब तो आपको भी मेरी तरह कोई लॉस बुक करने की ज़रूरत इसके अंदर नहीं है। और यदि आपके पास बड़ी क्वांटिटी है तो इसमें लॉस बुक करने का सही समय ये था कि जब वो शेयर उसकी 200 डीएमए से नीचे जाके बंद हुआ था, उस समय उसके अंदर आपको लॉस बुक करना चाहिए था। लेकिन अब आप बहुत लेट हो चुके हैं, और अब आपके पास, यदि आप इतने स्मार्ट है कि आप 10 रुपये पे इसमें लॉस बुक कर लेवें, और जब भी कभी ये शेयर बढ़ के उसकी 200 डीएमए से ऊपर बंद हो जाए, तब भले ही वो 4-5 रुपये महंगा मिले, उस समय उतनी ही क्वांटिटी को वापस ले लेवें, तब तो आपको इस 70 पे लॉस बुक करना चाहिए। नहीं तो फिर आपको भगवान भरोसे इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि एनएससी का नोटिस गया है और स्टॉक में कोई न कोई अंदर से कुछ हेराफेरी ऐसी हो गई है, यदि कि उन्होंने वो शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं दे रहे, रिजल्ट्स नहीं दे रहे, मान लो जानबूझ के एक्सचेंज के नियमों की यदि वो पालना नहीं कर रहे हैं, तो एक्सचेंज उनको डिलिस्ट कर देगा और फिर आपको अपना पूरा निवेश उसमें शून्य हुआ दिख सकता है। तो ये तो कहानी हुई टाटिया कंस्ट्रक्शंस के बारे में। अब मैं आपको आपके पोर्टफोलियो के अन्य शेयरों के बारे में भी बताता हूँ। यदि आपके पोर्टफोलियो के शेयर 40% से 50% से ज़्यादा भी नीचे गिर गए हैं, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब हमें इनके अंदर लॉस बुक करना चाहिए या इसके अंदर रुकना चाहिए, मार्केट और गिरेगा या बढ़ेगा। तो इस बारे में देखिए, मार्केट शेयर बाज़ार हमेशा अनसर्टेन होता है, मौसम की तरह। जैसे मैंने मेरे पहले के वीडियोज़ में बताया है, मौसम विभाग तूफान आने की भविष्यवाणियाँ करता है लेकिन तूफान नहीं आता। तो ऐसा ही अनसर्टेन कोई कितना भी बड़ा रिसर्च एनालिस्ट हो शेयर बाज़ार में, वो मौसम की तरह शेयर बाज़ार की सर्टेनली कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। ये तो हम क्या करते हैं, जो एनालिस्ट भाई होते हैं वो घटना के जाने के बाद विश्लेषण करते हैं कि भाई आज तूफान आया तो इसका मतलब बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती दबाव बना था, तो हम कह देते साहब कच्चे तेल के दाम बढ़ गए इसलिए शेयर बाज़ार टूट रहा है। लेकिन थोड़े दिन पहले यही जब शेयर बाज़ार ऊपर बढ़ रहा था, तब हम कह रहे थे साहब कच्चे तेल के फैक्टर को बाज़ार इग्नोर कर रहा है। तो इसलिए ये तो घटना होने के बाद के विश्लेषण है। आप बाज़ार बढ़ता है तो 1000 कारण गिना सकते हैं कि इन कारणों से बढ़ा है, और बाज़ार गिरता है तो आप 1000 कारण बता सकते हैं कि इन कारणों से गिरा है। लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूँ हमेशा कि शेयर बाज़ार अनसर्टेन है, ये और भी बहुत ज़्यादा भी गिर सकता है और यहीं से वापस बाउंस बैक भी हो सकता है। लेकिन हमें बहुत ही सोच समझ के चलना है। हमें किन शेयरों, यदि हमारे पोर्टफोलियो के शेयर स्मॉल कैप मिड कैप गिर गए हैं तो किन शेयरों में हमें घबराने की आवश्यकता है, यानी किन में हमें उनको बेच करके निकल जाना चाहिए, लॉस बुक कर लेना चाहिए। ऐसे शेयर कौन से हैं, इनको छांटने का बहुत ही मेरा अच्छा फार्मूला है। मैंने उसके बारे में अपनी पुस्तकों में बता भी रखा है, लेकिन आज मैं लंबा वीडियो इसीलिए भर रहा हूँ कि जिन्होंने मेरी किताबें नहीं पढ़ी है और मेरे फॉलोअर बन गए हैं और मुझे पानी पी पी करके कोसते हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ कि इसका बहुत ही अच्छा फार्मूला है। आप बीएससी की वेबसाइट पे जाइए, आप एनएससी की वेबसाइट पे जाइए, कंपनी के लास्ट क्वार्टरली परिणाम को देखिए। यदि कंपनी की सेल्स इंटैक्ट है, उसकी बिक्री कम नहीं हो रही है,
कई कंपनियां क्या होती है कि अप्रत्याशित बिक्री के आंकड़े दिखा देती है, लेकिन एकदम से अगले क्वार्टर में देखते हैं हम कि बिक्री में 80% गिरावट आ गई, बिक्री में 70% गिरावट आ गई। तो ऐसी कंपनी का यदि शेयर आपका टूटा है तो ये बहुत ही खतरनाक मामला है, आगे भी और भी टूट सकता है। पहला पॉइंट आपको बिक्री का देखना है। यदि बिक्री में 5-10% से ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं हुआ है, बिक्री में 5% कम ज़्यादा हो गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10% कम ज़्यादा हो गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आपके शेयर की बिक्री अच्छी है, सेल्स अच्छी है, यानी उसकी सेलिंग अच्छी है, भले ही वो कंपनी लॉस में हो। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, नेट सेल पर शेयर, उसकी यदि नेट सेल पर शेयर अभी भी इंटैक्ट बनी हुई है, उसकी बिक्री अच्छी है, इंटैक्ट बनी का मतलब उसके प्राइस से थोड़ी ऊपर ही है या उसके प्राइस के आसपास ही है, कम भी हो तो चलेगा, लेकिन यदि उसकी नेट सेल पर शेयर उसके प्राइस के आसपास ही है, तो जब भी कभी मार्केट वापस बढ़ेगा आपका ये शेयर भी अवश्य ही वापस बढ़ेगा। इसमें कोई आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक आपको उसकी प्रमोटर होल्डिंग अवश्य देखनी है। कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने यदि अपनी होल्डिंग को कम किया है तो आपको घबराने की आवश्यकता है, आपको उस शेयर को बेचना पड़ेगा। लेकिन शेयर का भाव गिर रहा है, प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, अपनी खुद की कंपनी के शेयर यदि प्रमोटर परचेज कर रहे हैं, तो हमें भी उसके अंदर किसी भी तरह की घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रमोटर्स के प्लेस्ड शेयर देखने, गिरवी रखे हुए शेयर, ये सब मेरे अलग अलग वीडियो मैंने बना रखे हैं जिनमें आप किस प्रकार से देख सकते हैं। आप मेरे चैनल को ध्यान से सर्च करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे। प्रमोटर्स के गिरवी रखे हुए शेयर में आपको देखने कि उन्होंने अपने शेयर ज़्यादा मात्रा में प्रमोटर ने कहीं गिरवी तो नहीं रखे। यदि 33% से ऊपर की क्वांटिटी में गिरवी रखे हैं तो हो सकता है आपको घबराने की उसके अंदर आवश्यकता पड़े। तो इस प्रकार से ये 3 पॉइंट आप देख लेना कि कंपनी की बिक्री में कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, लाभ या हानि में फर्क पड़ा हो कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। कंपनी लॉस में आ गई है, उस वजह से यदि भाव टूट रहा है तो कोई बात नहीं, एक क्वार्टर में लॉस में आई है, अगले क्वार्टर में दोबारा प्रॉफिट में आ सकती है, साल भर बाद प्रॉफिट में आ सकती है, 2 साल बाद प्रॉफिट में आ सकती है, उसमें हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ बिक्री जो है यदि बहुत अधिक अप्रत्याशित रूप से गिरती है, बिक्री घट के आधी रह गई, बिक्री भी 40% घट गई, बिक्री भी 50% घट गई, तो हमें घबराने की आवश्यकता है कि बिक्री क्यों घट रही है। बिक्री घटने का उसके ऊपर काफ़ी लॉन्ग टर्म में जाके इफेक्ट पड़ता है। और प्रमोटर अपनी खुद की कंपनी के शेयर यदि बेच के निकल रहे हैं तो हमें घबराने की आवश्यकता है। प्रमोटर अपने शेयरों को गिरवी रख रहे हैं तो हमें घबराने की आवश्यकता है। नहीं तो यदि आपके पोर्टफोलियो का कोई भी XYZ शेयर, तो भले ही मैंने रिकमेंड किया हो या नहीं किया हो, यदि उसकी बिक्री इंटैक्ट है, यदि उसकी प्रमोटर होल्डिंग इंटैक्ट है, तो आपको उसके अंदर घबरा करके जल्दबाजी करके बेच करके निकलने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मार्केट में शेयर का प्राइस किस प्रकार तय होता है मैंने मेरी पुस्तकों में तो बताया, परंतु ये वीडियो मैंने उन्हीं फॉलोअर के लिए लंबा भरा है जिन्होंने मेरी पुस्तकें ना तो पढ़ी है और ना पढ़ना ही चाहते हैं। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि मार्केट में शेयर का प्राइस किस प्रकार से तय होता है। तो अब मैं आपको बताऊँगा शेयर बाज़ार में किसी भी शेयर का मार्केट प्राइस किस प्रकार से तय होता है। तो शेयर बाज़ार में किसी भी शेयर के मार्केट प्राइस के 2 फैक्टर होते हैं। एक तो उसकी फेस वैल्यू होती है और एक उसका प्रीमियम होता है। उसकी फेस वैल्यू और उसका प्रीमियम। मान लीजिए कोई शेयर 2 रुपये फेस वैल्यू का है तो आपकी कंपनी में वास्तविक हिस्सा पूंजी 2 रुपये ही है। आपकी कंपनी में वास्तविक हिस्सा पूंजी उसकी फेस वैल्यू के बराबर ही है। और वो 2 रुपये फेस वैल्यू का शेयर यदि आप 800 रुपये में खरीदते हैं तो 798 रुपये उसके ऊपर प्रीमियम है। प्रीमियम का कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ डिमांड और सप्लाई का फार्मूला है। यदि खरीदने वाले उस शेयर को ज़्यादा हैं, बेचने वाले कम है, और खरीदने वाले इतने उत्सुक है, इतने लालायित है कि वो ज़्यादा प्रीमियम देते हैं, तो प्रीमियम बढ़ता रहता है। फेस वैल्यू हमेशा स्थिर रहेगी। 2 रुपये फेस वैल्यू का शेयर है, उस पर यदि आप 798 रुपये प्रीमियम देते हो तो वो मार्केट प्राइस उसका 800 रुपये हो गया। और 2 रुपये फेस वैल्यू के शेयर पे यदि आप 2 रुपये प्रीमियम देते हो तो उसका मार्केट प्राइस जो है 4 रुपये हो गया। हमने इस मार्केट में ऐसे अनेक एग्जाम्पल देखे हैं। आप भी शेषा गोवा का शेयर देखना, कोई भी पुराना, उसके एग्जाम्पल देखना। 3 रुपये के शेयर को हमने इस मार्केट में 3000 पे ट्रेड होते भी देखा है और 3000 वाले शेयर को 3 रुपये पे ट्रेड होते भी देखा है। तो इस प्रीमियम का कोई इसके अंदर फार्मूला नहीं है, ये डिमांड और सप्लाई पे तय करता है प्योर। अभी मार्केट टूट रहा है, यदि घबराहट फैल गई है तो प्रीमियम कम होते जाएंगे, आपको अपने शेयर काल्पनिक रूप से गिरते हुए दिखेंगे। लेकिन ये प्रीमियम वापस भी बढ़ सकता है जब मार्केट के अंदर खरीदारी का दौर वापस आएगा। बुल और बियर फेज आप सुनते हो ना, तो वो जब वापस आएगा तो ये वापस भी बढ़ सकता है। मैंने मेरे एक पहले के वीडियो में एक शेर खान जी के बारे में बताया था, मोगली का धारावाहिक था, उसमें शेर खान जी कहा करते थे कि बारिश से फिर से लौटेगी और फिर से सैलाब आएगा। जिन्होंने क्लिप नहीं देखी थी उस वीडियो में वो अब देखें, मैं दिखाता हूँ। और एक बात जान लो, कुछ भी हमेशा नहीं रहता, बारिशें फिर लौटेंगी और सैलाब आएगा। ये तो अब मैं वीडियो के अगले भाग में आपको कुछ पर्टिकुलर शेयरों के पिछले इतिहास से बताता हूं कि पिछला इतिहास यदि हम शेयरों का 20-20 सालों का देखें, पिछले 20 सालों का कुछ पर्टिकुलर शेयरों का इतिहास देखें
तो आपको समझाता हूँ कि देखिए इस इतिहास से हमें क्या सीखने को मिलता है। आइए देखते हैं। तो इसके लिए लीजिए हम bscindia.com की वेबसाइट पे आ गए हैं। यदि आपको ये यहाँ लिखे हुए अक्षर साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं आपके यूट्यूब वीडियो में, तो यूट्यूब आपका इंटरनेट की यदि स्पीड स्लो होता है तो आपके वीडियो की पिक्चर क्वालिटी ऑटोमेटिक कम कर देता है। तो आप देखना इस साइड में जो सबसे ऊपर की तरफ आपके वीडियो में से 3 बिंदुओं के बटन का निशान बना होगा, ऐसे 3 बिंदु टाइप यूट्यूब पे दिख रहा होगा, तो वहाँ जाके आप वीडियो की क्वालिटी चेंज कीजिए। इसको 720p 780p HD ऐसी क्वालिटी में कीजिए। यदि क्वालिटी यूट्यूब ने ऑटोमेटिक कम कर रखी है तो आपको ये ऑटोमेटिक साफ दिखाई देने लगेंगे। तो जहाँ भी ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बताता हूँ वहाँ आपको वीडियो की क्वालिटी HD करनी अनिवार्य है। तो यहाँ देखिए हम कंपनी का नाम टाइप करेंगे, हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम जिंदल पॉली फिल्म का एग्जाम्पल लेते हैं। ये भी मैंने मेरे ब्लॉग पे रिकमेंड किया था और अच्छा खासा उसके बाद ये टूट गया है। इसके बारे में खूब ईमेल आते हैं मुझे। ये जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड है। तो इसमें एक तो आपको ये देखना है कि यहाँ जो रिजल्ट्स दिया हुआ है बीएससी की साइट पे, ये मार्च 18 के रिजल्ट में और दिसंबर 17 के रिजल्ट में आप मिलाइए कि रेवेन्यू हल्की सी डाउन हुई है। कंपनी की जो सेल्स है, बिक्री है, वो मामूली डाउन हुई है। यदि बहुत अधिक डाउन होती तो हमें कोई घबराने की आवश्यकता थी। यहाँ टूटने की वजह भी आपको दिखाई देगी कि दिसंबर 17 तक कंपनी प्रॉफिट में थी, 39 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन मार्च 18 के रिजल्ट में 71.28 करोड़ का लॉस कंपनी ने शो किया है। तो लॉस मेकिंग कंपनियों में लोग आमतौर पर निवेश करना पसंद नहीं करते, इसलिए इनका प्रीमियम कम हो गया है। जैसे आप यहाँ देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाइए, प्रमोटर की होल्डिंग में भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। प्रमोटर के प्लेज होल्डिंग भी यहाँ बिल्कुल नील है, शून्य है। प्रमोटर होल्डिंग नो चेंज है। एफआईज की होल्डिंग -0.33% कम हुई है एफआईज की होल्डिंग, यानी एफआईज ने शेयर बेचे हैं, कंपनी ने लॉस किया इस वजह से, इसलिए एक बार अस्थायी रूप से शेयर के भाव कम हो सकते हैं। हम यदि पिछले 20 सालों का एग्जाम्पल देखें तो हमें इसके लिए यहाँ जाना पड़ेगा। देखिए ये अचीव्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करना। ऐसे आप किसी भी शेयर का निकाल सकते हैं। मैं 2-3 शेयर का आपको वीडियो में निकाल के बताऊंगा, आगे आप खुद देखना। ईयरली पे क्लिक करना आप, और मैक्सिमम यहाँ हम 1991 से देख सकते हैं। ये चूज़ किया और हमने यहाँ पे इसको सबमिट कर दिया। तो अब सबमिट करने पे देखिए क्या आता है। जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड के 20 साल के ईयर हाई लो के प्राइस आ गए। तो देखिए 1995 में ये 440 पे ट्रेड करता था। जिंदल पॉली फिल्म लिमिटेड जो है 1995 में 440 पे ट्रेड करता था, 1996 में 480, 97 में 161, 1998 में 70 रुपये। तो इसका मतलब ये नहीं था कि 1998 में 70 रुपये हो गया तो कभी वापस ही नहीं बढ़ा। 1999 में 66 रुपये, 2000 में 59 रुपये, 2001 में 39 रुपये और 33 रुपये 50 पैसे, 2002 में 122 रुपये, 2003 में वापस ये 370 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि एक तो आपको कभी भी गिरते हुए जो शेयर प्राइस हों कंपनी में, ऐसी कंपनी में कभी निवेश नहीं करना चाहिए आमतौर पे जिनके प्राइस लगातार गिरते जा रहे हैं। क्योंकि मैं कहता हूँ ना कि 200 डीएमए से 5% ऊपर आ जाए तब लो। ऐसे यदि ये गिरते हुए में यहाँ वो 200 डीएमए काम आती है कि 200 डीएमए से ऊपर ये कब आएगा, जब ये 33.50 2001 में था, फिर 2002 में उससे रिकवर होकर 122 तक गया था, तभी ये 200 डीएमए से ऊपर आता। तो ऐसी स्थिति में यदि आप बढ़ते हुए में निवेश करते तो 2003 में इसका प्राइस 370 हो गया था, 2004 में 395, 2005 में 549 रुपये। तो देखो किसी ने 1996 में 480 पे निवेश किया था और वो इसको यदि 2005 तक होल्ड रखता, 9 साल भी होल्ड रखता, तो इसके प्राइस उसके वापस आ गए। अब आप कहेंगे इतने सालों में 480 से 549 आए, क्या फ़र्क पड़ गया? तो फर्क तो कोई नहीं पड़ता, लेकिन उसको लॉस बुक करने की आवश्यकता नहीं है। कभी ना कभी इस मार्केट में प्राइस वापस आ जाता है, मुनाफा भी आ जाता है। कई बार देखो 314, फिर 302 2007 में, 2008 में 350 मुनाफा यहाँ आया था उसका। 2010 में भले ही इंडेक्स कम था या ज़्यादा था, इससे कोई मतलब नहीं होता। मैं कहता हूँ ना कई बार कि आप इंडेक्स देख के निर्णय मत लिया करो। 1400 रुपये का भी इसका प्राइस हुआ था। यदि उसने 1996 में हाई स्तरों पर खरीदारी कर भी ली होती तो यहाँ 2010 तक भी होल्ड करता तो वो बेच सकता था। तभी मैं कहता हूँ एक शेयर में आप छोटी अमाउंट लगाओ। फिर ये कम हुआ, 575 गया, 240 गया, 188 गया, 364 गया, 612 भी हुआ यहाँ वापस, 538 हुआ, 476 हुआ। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे हम आईडीबीआई बैंक का देखते हैं। आईडीबीआई बैंक टाइप करते हैं यहाँ पर। देखिए ये आईडीबीआई बैंक का भी ऐसे पेज खुल गया है
और इसमें आपको एक तो रिजल्ट्स पे देखना है कि सेल्स में लगभग जो है 6,004 करोड़ से घट करके 5,797 करोड़ हो गई है इसकी बिक्री। तो बिक्री तो काफ़ी घटी है, लेकिन फिर भी इसको यदि परसेंटेज टर्म में निकाला जाए तो ये 10% भी बिक्री नहीं घटी। हाँ, नेट प्रॉफिट जो है उसमें देखिए आप -1524.31, यानी लॉस इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा है, यही इसके गिरने की वजह है। लेकिन जब तक बिक्री में बहुत अधिक अप्रत्याशित कमी नहीं आ जाती तब तक इसको हम बेचने की सलाह नहीं देंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में भी देखिए आप, प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज ही हुई है। प्रमोटर होल्डिंग जो है 77.79% से 80.96% हुई है। प्लेस शेयर कोई है नहीं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोटर है। सिर्फ बेच कौन रहे इसमें आप देखो, प्रमोटर नहीं बेच रहे, म्यूचुअल फंड नहीं बेच रहे, इसमें एफआई और इंश्योरेंस की जो होल्डिंग्स है, नॉन इंस्टीट्यूशन है, एफआई है, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनकी होल्डिंग कम होती जा रही है। बाकी इसके अंदर कोई विशेष फर्क इसमें नहीं पड़ रहा है। आईडीबीआई बैंक के अंदर भी आप अर्चीव में जाइए, 20 सालों के प्राइस देखिए कि 20 सालों में आईडी बैंक का भाव क्या क्या रहा। यहाँ वही बात आती है कि वास्तव में तो फेस वैल्यू होती है, प्रीमियम तो कितना भी कम हो सकता है और कितना भी ज़्यादा हो सकता है। आप देखिए, इसको एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं, जैसे पहले मैंने आपको दिखाया था उसी प्रकार से। 1995 में 125, 96 में 138, 50, 97 में 122, 50, 98 में 115। तो यहाँ इस तरह की बातें हमारे एनालिस्ट उस समय किया करते होंगे। उस समय जो न्यूज़ चैनल नहीं होते थे, उस समय अखबार होते थे, अखबारों में ऐसी खबरें छपती थी कि आईडीबीआई बैंक बहुत आने वाले 10 साल तक होल्ड करो तो बहुत अच्छा मुनाफा देगा, क्योंकि ये उद्योगों को लोन देता है, भारत का औद्योगिक विकास होने वाला है। फिर 120 आ गया 98 में, क्योंकि प्रीमियम बढ़ता गया, ऐसी बातें सुनी तो। लेकिन 1999 में 50 रुपये, 2000 में 75 रुपये, 2001 में 53 रुपये, 2001 में घटते घटते ये 25 रुपये भी हो गया, 27 रुपये भी हो गया। तब यहाँ पे आके ऐसी बातें की जाने लगी कि साहब ये बर्बाद हो जाएगा, इस पे लोन बहुत बाकी हो गए, उद्योगपति लोन चुकाते ही नहीं हैं। उस समय तत्कालीन सरकारों को वो गालियाँ दी जाने लगी होगी, सरकारों की नीतियाँ ही ऐसी है, लोन माफ़ कर देती है, ये है वो है। मैंने आपको कहा ना, जैसे तूफान के जाने के बाद हम एनालिसिस करते हैं कि ये पश्चिम बंगाल में चक्रवात उठा था, अरब सागर में उठा था। अब ये 2003 में देखिए 65.70 हो गया, फिर 2004 में 115 हो गया, 2005 में वापस 130 हो गया, 110 हो गया, 2007 में 181 हो गया। यहाँ फिर ऐसी बातें होने लग गई। 2007 में तो मैं भी मार्केट में था कि अभी तो इंडिया का औद्योगिक विकास बहुत होना है, सेंसेक्स हमारा 50,000 तक जाना है, तो 181 पे आप लो, यदि लॉन्ग टर्म 1-2 साल होल्ड रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ना। बात भी सही थी। 2010 में 202 हो गया, फिर 2011 में 168, 121, 118, 116, 15 तक आते आते 95 रुपये 70 पैसे रह गया आईडीबीआई बैंक। 2016 में 91 रुपये हो गया, 17 में 86 रुपये हो गया। तो यहाँ 17 के अंदर मैंने भी मेरे ब्लॉग पर रिकमेंड कर दिया कि मुझे लगा कि ये काफ़ी समय से ये गिरते 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 आ रहा है, वो नहीं गिरेगा। तो कोई भी एनालिस्ट इतना श्योर नहीं होता अब ये कहाँ से वापस मूव करेगा। जैसे वहाँ 25 रुपये तक पहले जाके आया था और वापस 25 रुपये से बढ़ के ये 180 भी हुआ। तो इस तरह से ये प्रीमियम है, ये कम ज़्यादा होता रहता है। कभी किसी क्वार्टर में रिजल्ट खराब आएंगे तो प्रीमियम कम हो जाएगा, रिजल्ट अच्छे आएंगे तो प्रीमियम ज़्यादा हो जाएगा। इससे आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार आपको एक मेरी और रिकमेंडेशन है, नाहर इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज लिमिटेड। इससे भी निवेशक काफ़ी इसके बारे में मुझे पसंद करते हैं। ये 65.20 चल रहा है अभी। और ये देखिए इसके रिजल्ट्स में देखिए, दिसंबर के बाद मार्च के रिजल्ट तो अभी आने बाकी है। मार्च के रिजल्ट यदि पॉजिटिव यहाँ आएंगे तो अवश्य ही ये वापस बढ़ने लगेगा। और प्रमोटर होल्डिंग देखिए, प्रमोटर अपनी होल्डिंग लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं। 68.56 से प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ा के 68.63 कर दी। मार्च में प्रमोटर ने फिर से बढ़ाई, 68.75 कर दी। प्रमोटर की होल्डिंग तो देखिए 0.12% इंक्रीज हुई है। अन्य डीआईज वगैरह ने, नॉन इंस्टीट्यूट्स वगैरह ने बेचा है। तो प्रमोटर को खुद अपनी कंपनी पे विश्वास है कि भाई हमारी कंपनी का वैल्यूएशन जो अभी मार्केट दे रहा है वो नहीं होना चाहिए, हमारी कंपनी उससे अच्छी कंपनी है, इसलिए प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, खरीद रहे हैं। इसके पिछले 20 साल का देखना हो तो उसी प्रकार से हम यहाँ क्लिक करेंगे और ये ईयरली में 1991 से चूज़ करेंगे। तो इसको भी आप देखेंगे कि ये कंपनियाँ जो मैं रिकमेंडेशन करता हूँ कोई ऐसी नई कंपनियाँ भागने वाली कंपनियाँ नहीं हैं। इनके भाव किसी क्वार्टर में रिजल्ट ख़राब आते हैं तो कम हो जाते हैं, किसी क्वार्टर में रिजल्ट बढ़िया आते हैं तो बढ़ जाते हैं। 240 भी गया था ये, इसका भाव 720 भी हुआ था। 1993 में 172 भी था, 140 भी प्राइस था इसका, 75 भी हुआ, 33 तक भी गिरा, ये 22 तक भी गिरा, 16 रुपये तक भी 1998 में गिरा था। 99 में वापस 24 रुपये हुआ, 2000 में 15 रुपये 50 पैसे हुआ, 2001 में 5 रुपये 40 पैसे भी हो गया था, 12 रुपये 25 पैसे हो गया 2002 में। फिर ये प्रीमियम बढ़कर 49 हो गया, 84 हो गया, 157.35 हो गया, 209 रुपये भी ये 2006 में इसका प्राइस था नाहर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज का। 2007 में 207 रुपये प्राइस था। तो देखो ये
5 रुपये तक घट भी सकता है, 209 रुपये तक वापस बढ़ भी सकता है, फिर ये फिर घट के 77 रुपये हो गया 2009 में, 2010 में वापस 104.85 हो गया। तो ये शेयर मार्केट की प्रकृति है, किसी क्वार्टर में रिजल्ट खराब आएगा, किसी में बढ़िया आएगा। 45 रुपये भी हुआ, फिर 84 भी हुआ वापस 2014 में। तो शेयर गिरने का बस एक ही नुकसान होता है कि हमें इनको 2 साल 3 साल 4 साल होल्ड करना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपनी इनकम का 10% हिस्सा ही इस प्रकार के अच्छे फंडामेंटल और ट्रेडिंग स्टॉक्स में लगाइए। मंथली इनकम का 10% हिस्सा है। मान लीजिए आप महीने के 60,000 कमाते हैं तो एक शेयर में 6,000 रुपये से ज़्यादा निवेश मत कीजिए। वो एक प्रकार की बचत है आपकी और उसको आप भूल जाइए। मेरे अब्दुल वाली किताब में मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल बता रखी है। तो एक न एक दिन उसको एक दुकानदार की तरह आपको होल्ड करना है। मैं अपना पोर्टफोलियो भी आगे दिखाऊंगा आपको, उसमें आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के मुद्दे पर। इंट्राडे ट्रेडिंग के मुद्दे पर बात करते हैं। जैसा कि मैं आपको अनेक बार बता चुका हूं कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग का कभी भी समर्थन नहीं करता, क्योंकि ये छोटे निवेशकों के लिए नहीं है। पहली बात तो ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग छोटे निवेशकों के लिए नहीं है। मैंने एक अंग्रेज लेखक की किताब पढ़ी थी, उसमें कहा गया था कि इंट्राडे ट्रेडिंग और फ्यूचर एंड ऑप्शन की रचना इस प्रकार से की गई है कि छोटे निवेशकों की जेब से पैसा निकल करके बड़े निवेशकों की जेब में आ जाए। इसकी फंडामेंटल जो बेसिक जो इसकी थ्योरी है, इसकी रचना ही इसी प्रकार से हुई है। तो यदि आप छोटे निवेशक हैं और इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन में अंधाधुंध खेलते हैं तो ये एक प्रकार से ये जैसे लोग जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं उसी प्रकार का मामला ये लगभग है। तो मैं कभी भी इसको प्रोत्साहित नहीं करता। हालांकि मैंने मेरे चैनल पे ऐसे 2 वीडियो लिख के बना करके डाल रखे हैं, वो इसके लिए है कि जिनको इस इंट्राडे ट्रेडिंग की आदत लग गई है, जिनको इसकी लत लग गई है, तो वो कम से कम अंधाधुंध ट्रेडिंग करने के स्थान पे थोड़ा विवेक से ट्रेडिंग करेंगे तो वो उसके अंदर कुछ पैसा कमा सकें। मैंने मेरी अब्दुल वाली बुक में भी एक पूरा चैप्टर इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में विस्तार से बताया है। तो अभी हाल ही में मेरे एक फॉलोअर ने मुझे पूछा कि सर इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा कमाने की कोई श्योर विधि बताइए। तो मैंने उनको वापस प्रश्न किया कि क्या अब्दुल वाली किताब में दी हुई मेथड काम नहीं करती? तो उन्होंने बहुत ही शॉर्ट में जवाब दे दिया कि नहीं सर, नहीं करती। मुझे उनके रिप्लाई पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि अब्दुल वाली किताब में मैंने विधि बताई थी कि पर डे रात को 8 बजे आप 10 ऐसे शेयर छांटेंगे जो उसके 30 दिन की डीएमए से उस दिन ब्रेकआउट हुए हों। ये आप आराम से मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाके छांट सकते हैं। मैंने वीडियो भी मेरे पिछले जो इंट्राडे ट्रेडिंग पे बढ़ा रखे हैं, उनका लिंक मैं नीचे उपलब्ध करा दूंगा आपको। आप उसमें देख सकते हैं कि 30 दिन की आपको इस बार क्या करना है। 30 डेज की अब्दुल वाली किताब में लिखा था मैंने कि जो 30 दिन की डीएमए से ऊपर जाके ब्रेकआउट हुए हों 10 ऐसे शेयर छांटने हैं। उनमें भी 10 में से 5 गिरने वाले छांटने हैं, 5 बढ़ने वाले छांटने हैं। और इन सभी 10 शेयरों में थोड़ी थोड़ी पूंजी आपको अगले दिन लगानी है। उसके अंदर स्पष्ट मैंने टारगेट स्टॉप लॉस भी लिखे थे। जो किताब नहीं खरीदना चाहते वो पिछले दोनों भाग जो इंट्राडे वीडियो के हैं मेरे इंट्राडे ट्रेडिंग के, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है। पहले भाग और सेकंड भाग दोनों भाग को देखें, वो काफ़ी हद तक थ्योरी को समझ जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उन फॉलोअर्स ने इस विधि से ट्रेड किया होगा कि सभी के सभी 10 शेयरों में निवेश किया हो, 5 बढ़ने की तरफ लगाए हों, 5 घटने की तरफ लगाए हों। असल में क्या है कि मैं मेरे कैरियर के शुरुआती दौर में स्कूल के अंदर अध्यापक भी रहा था, स्कूल में मैं टीचर भी रहा था। मैं साइंस का अध्यापक था, विज्ञान का था टीचर। तो बोर्ड परीक्षाएं जब होती थी तो बच्चे कहते थे कि सर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताइए। तो मैं उनको एक प्रश्न पत्र में लगभग 20 प्रश्न पूछे जाते थे बोर्ड में, मैं उनको 40-50 इंपॉर्टेंट प्रश्न बताता, 40-50 इंपॉर्टेंट प्रश्न बताता। तो वो कहते सर आपने तो पूरी किताब ही बता दी। तो आप सोचिए कि 20 प्रश्न का पेपर है, तो मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं मुझे 20 प्रश्न दिखाई देंगे। मैं 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा, उसमें से यदि 18 आ गए तो आपका लगभग उद्देश्य पूरा हो गया। लेकिन वो बिल्कुल उस समय भी, ये आज से लगभग बहुत पहले की बात होगी, 20 साल पुरानी बात है, 20 साल पहले भी वो उसमें से इम्पोर्टेंट छांटते थे। फिर बच्चे अपना दिमाग लगाते, मैं जो 50 इंपॉर्टेंट बताता वो कहते कि महेश सर ने तो पूरी किताब ही बता दी। उसमें से वो 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न छांटते, भी 50 में से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट छांटते, उसके ऊपर लिखते मोस्ट इंपॉर्टेंट। और फिर कहते बाद में, मैं पूछता पेपर आने के बाद, मैं तो होता खुश कि भाई मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए थे और बच्चों के सारे आए होंगे परीक्षा में। मैं पूछता है बच्चों क्यों आया ना स्वाद, आपके प्रश्न तो खूब आए थे इंपॉर्टेंट। वो कहते नहीं सर आपको देख भी नहीं आया। तो मैं कहता क्यों, ऐसा क्यों हुआ साहब, मैं तो उसमें से मोस्ट ही पढ़े थे। तो वो इसी प्रकार से करते हैं लोग मेरी। मैं जो इंट्राडे के लिए मैंने जो फार्मूले इन दोनों वीडियोस में बताए हैं, मैंने जो फार्मूला अब्दुल वाली किताब में बताया है, अमल तो अब्दुल वाली किताब को ही नहीं पढ़ते। और सेकंड वीडियो देखते हैं तो भगा के देखते हैं। और थर्ड उसमें भी फिर मोस्ट निकालते हैं, वो फिर एक ही शेयर पकड़ते हैं उसमें से।
तो आपको इंट्राडे में अमल तो ट्रेडिंग करनी नहीं है। यदि करनी है तो ये मेरे दोनों वीडियो देखें। मेरी अब्दुल वाली किताब के अंदर इंट्राडे वाला जो चैप्टर दिया है, मेरी जो द विनिंग थ्योरी इन स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार में जीतने की कला जो किताब है हिंदी वाली, उसमें भी जो इंट्राडे का चैप्टर दिया है उनका पूरा गंभीरता से अध्ययन करें और कम से कम 1-1.5 घंटा मेहनत करके इंट्राडे में आप खरीदने में भी उतनी होल्डिंग रखें और बढ़ने में गिरने में भी उतनी होल्डिंग रखें। यानी लॉन्ग पोजीशन भी उतनी बढ़ाएं और शॉर्ट पोजीशन भी लगभग समान बढ़ाएं। भले ही मार्केट वाले कुछ भी कह रहे हो, न्यूज़ के आधार पे कुछ भी एनालिसिस कर रहे हो कि साहब आज तो कच्चा तेल बढ़ रहा है, आज मार्केट गिरने वाला है, लेकिन आप बढ़ने की भी आधी पोजीशन अवश्य लें, क्योंकि ये उल्टा होता है। तभी तो छोटे निवेशक इसके अंदर ट्रैप होते हैं। न्यूज़ के आधार पर कहते हैं ना तूफान आने वाला है, तब कभी भी तूफान नहीं आता। इसलिए आप इस बात को अवश्य ध्यान रखें, तब आप इंट्राडे में सक्सेस हो सकते हैं। तब आइए अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेरे सबसे फेमस शेयर की, जो मैं कहता हूं आपको, कंट्री क्लब हॉस्पिटलिटीज़ एंड हॉलीडेज़ लिमिटेड। मैंने एक बार लिखा था कि मेरे सभी फॉलोअर्स के पास कम से कम 500 शेयर कंट्री क्लब हॉस्पिटलिटीज़ एंड हॉलीडेज़ लिमिटेड के अवश्य होने चाहिए। तो इसमें अब फॉलोअर्स तो बहुत अधिक, उस समय जो आगे लालच में उन्होंने 500 की जगह 5-5 हज़ार ले लिए होंगे एक साथ। हालांकि मेरे पास भी बड़ी क्वांटिटी है, लेकिन मैंने जो मेरी एक पुस्तक वो है चंदू चिंकी वाली, उसके अंदर जो एक सिस्टम बता रखा है, जो लोग अभी भी किताब नहीं खरीदना चाहते उनके लिए बता देता हूँ। उसमें एक सिस्टम बता रखा है कि शेयर जब उसकी 200 डीएमए से 5% ऊपर बंद होता है तब हम इसके अंदर एक लॉट लेते हैं। फिर उसके 10% ऊपर बंद होगा तो फिर हम नेक्स्ट भाग लेंगे, 15% ऊपर बंद होगा तो नेक्स्ट भाग लेंगे। यानी यदि कोई शेयर बढ़ने वाला है, उसमें वास्तव में दम है, तो वो हमें उसकी 200 डीएमए से जो ऊपर बढ़ेगा त्यों हम उसके अंदर अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाएंगे। और उसकी 200 डीएमए से जो नीचे बंद होगा, जैसे अभी कंट्री क्लब हॉस्पिटलिटीज़ एंड हॉलीडेज़ लिमिटेड का शेयर उसकी 200 डीएमए से 25% टूटा हुआ है, तो यानी आपको 5 लॉट पिछले अभी तक बेच देने चाहिए थे। तो मैं उसमें एग्जैक्ट उस विधि का, जैसा कि मैंने उस पुस्तक में भी लिखा है कि मैं खुद भी इस विधि से कंट्री क्लब हॉस्पिटलिटीज़ एंड हॉलीडेज़ लिमिटेड का के अंदर अपनी निवेश को मैं किया करता हूँ। मेरी होल्डिंग को इसके अंदर बढ़ाता और घटाता रहता हूँ। तो अभी मैं आपको जब इस वीडियो के अगले भाग में अपना रियल पोर्टफोलियो दिखाऊंगा तो आप देखेंगे मेरे पास कंट्री क्लब हॉस्पिटलिटीज़ एंड हॉलीडेज़ लिमिटेड के अच्छी खासी मात्रा में शेयर अभी भी है, परंतु मैं इस विधि की पालना करके इसके अंदर बेचता भी रहता हूँ और जब ये ऊपर बढ़ेगा तो नए भी लेता रहूँगा। तो इसके अंदर तो मुझे अभी तक ऐसा कुछ भी गलत दिखाई नहीं दे रहा। अभी तक इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग भी इंटैक्ट है, प्रमोटर ने गिरवी रखे हुए शेयर भी नहीं है। विश्व के कई कंट्रीज़ में कंट्री क्लब हॉस्पिटलिटीज़ एंड हॉलीडेज़ लिमिटेड का कारोबार भी फैला हुआ है। सिर्फ इनके ऊपर कुछ इस तरह के आरोप नेट पे अवश्य चल रहे हैं कि ये कर्मचारियों को समय पे सैलरी नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे। पता नहीं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है या नहीं है, लेकिन अभी तक इसके अंदर जो है तकनीकी रूप से मुझे कुछ भी गलत दिखाई नहीं देता। सिर्फ यही है कि कंपनी लॉबी लॉस में चल रही है। जैसे ही ये प्रॉफिट में आ गई, यदि इसने मार्च का रिजल्ट अच्छे खासे प्रॉफिट में दिया तो ये बढ़ेगा, और नहीं बढ़ेगा, यदि और टूटता रहता है तो हम उस सिस्टम से इसके अंदर अपनी होल्डिंग को कम करते रहेंगे और जैसे जैसे बढ़ेगा वापस अपनी होल्डिंग को इस सिस्टम से बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि इससे मुझे उसी प्रकार उम्मीदें हैं जैसे मैं पहले अरविंद लिमिटेड के बारे में बताता था। तो इसके लिए तो आपको अब इसमें पूरा जानना है, तो मैं मेरी लगभग 200 पेज की जो चंदू चिंकी वाली किताब है उसमें सारी में मैंने यही राम कहानी को गाया है। तो उसको मैं छोटे से वीडियो में तो किस प्रकार बताऊँ आपको। 50 रुपये तो खर्चा उसमें करना ही पड़ेगा। यदि आपको किले पे वो किताब पढ़ेंगे तो 49 रुपये में प्रभात प्रकाशन से आपको हिंदी में मिल जाएगी। मैं किताबों का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे आपको, लेकिन ये आवश्यक है कि 3 किताबों में मिला के मैंने 500-600 पेजों में जो कहानी बताई है, जो चीज़ें आपको समझाने का प्रयास किया है, वो मैं छोटे वीडियो में किस प्रकार समझा पाऊँ। फिर भी मैंने तो आज का वीडियो काफ़ी आपके लिए लंबा लेने का प्रयास किया है, ताकि जो किताबें नहीं खरीदना चाहे वो भी सही बातों को समझे कि एक्चुअल मेरे फॉलोअर्स हैं तो आपको क्या करना है, किस प्रकार से निवेश करना है। अब इस वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं। मैं मेरे खुद का पोर्टफोलियो कभी मैंने आज तक इसको किसी भी वीडियो में नहीं दिखाया है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली मेरे लैपटॉप पे मेरा खुद का पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, तो हो सकता है मैं आपको कोई संदेश देने में या कुछ सिखाने के अंदर इसके अंदर कामयाब हो जाऊँ। तो आइए देखते हैं मेरा पोर्टफोलियो। ये देखिए, यहाँ मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर से ICICIdirect.com में अपना अकाउंट का पेज आपको ओपन करके दिखाया है। यहाँ मेरा नाम लिखा है महेश चंद्र कौशिक। तो आपको यदि ये स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो वही बात है, YouTube अब इंटरनेट की क्वालिटी के आधार पे आपके वीडियो की क्वालिटी भी हल्की कर देता है। तो आप ऊपर जो 3 डॉट का निशान है इस प्रकार का दिखाई देगा आपके, वहाँ 3 डॉट का निशान, वहाँ पे जाके YouTube रिकॉर्डर में वीडियो की क्वालिटी जो है 780p या HD क्वालिटी कर लीजिए, या इसको डाउनलोड करके देखिए, तभी ये साफ दिखेगा आपको। अब इसमें यहाँ हम इक्विटी में जाते हैं और ये डीमैट एलोकेशन में आपको
मेरे डीमैट अकाउंट में अभी। तो देखिए बाल फार्मा लिमिटेड, ये मेरे खुद के ब्लॉग की रिकमेंडेशन है। इसके अंदर मेरा जो 131 शेयरों का निवेश है और 10,218 रुपये इसकी अभी मार्केट वैल्यू है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अभी भी मेरे पास रखा है, इसकी मार्केट वैल्यू 2800 रुपये है। बाजेरिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये देखिए ये बाजेरिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैंने मेरे हाल ही में ब्लॉग पे रिकमेंड किया था, तो मैं खुद भी देखिए आपके साथ साथ मेरी रिकमेंडेशन में निवेश ईमानदारी से करता हूँ। सेंचुरी एक्सट्रूशंस लिमिटेड है, ये भी मेरे पास रखा है। और ये रहा वो कंट्री क्लब हॉस्पिटलिटीज एंड हॉलीडेज लिमिटेड, आज भी मेरे पास इसके 6,764 शेयर है। एक समय में इसके बढ़ के 8-9 हज़ार शेयर भी हो गए थे, लेकिन वही सिस्टम है चंदू सिंह की किताब वाला। मैं जैसे जैसे ये इसकी 200 डीएमए से 5-5% नीचे बंद होता है, वैसे वैसे मेरी सबसे पुरानी खरीदारी का एक एक लॉट, जैसा मैंने मेरी चंदू सिंह बुक में बताया था, वैसे वैसे बेचता भी रहता हूँ। तो उससे क्या होता है कि टूटते हुए में ये मेरी होल्डिंग लगातार कम होती जा रही है, और जैसे ये बढ़ेगा, यदि वापस इसमें इतना दमखम हुआ कि वास्तव में मैं जैसा कहता हूँ वैसे ये बढ़े, तो मेरी होल्डिंग भी बढ़ती जाएगी। ये क्यूबेक्स ट्यूबिंग्स लिमिटेड देखिए मेरे पास इसके 2,888 शेयर है। इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग 105 शेयर है। तो एक दुकानदार की तरह, जैसे एक रिटेल निवेशक होता है, फेडरस इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, फिल्म सिटी मीडिया लिमिटेड के शेयर मेरे पास आज भी पड़े हैं। बहुत पहले लिए थे मैंने फिल्म सिटी मीडिया लिमिटेड के, लगभग 2007 में लिए थे, तो आज भी पड़े हैं। मैं कभी मेरे खुद के खाते में रिवर्स ना तो रिवर्स ट्रेड करता हूँ, ना ही लॉस बुक करता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम 10-15 शेयर खरीदते हैं, उसके अंदर यदि 12-13 में मुनाफा कमाते रहे, एक आधा कोई फिल्म सिटी मीडिया लिमिटेड की तरह रह गया, तो ये बिल्कुल फोकट शेयर ही है एक प्रकार से मेरे लिए। क्योंकि 15 में से यदि 12 शेयरों में मैंने 50%, 100%, 150% प्रॉफिट यदि 2-3 साल होल्ड करके बुक किया है, तो एक शेयर यदि पूरी तरह बर्बाद भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी दुकान में माल पड़ा है, कभी न कभी इसका ज़माना यदि वापस आ गया तो हम बेच लेंगे। तो इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये भी मेरे मेस्टोसिक.com पे रिकमेंडेड है। रिलायंस ईटीएफ इंफ्रा बीज, ये एक प्रकार का म्यूचुअल फंड होता है। ईटीएफ जो होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, वो भी मेरे पास पड़ा है। ये हालांकि प्रॉफिट में, फिर भी मैं अभी इसको नहीं बेच रहा, क्योंकि मैं आराम से 2-3 साल होल्ड करके बिल्कुल इनकम टैक्स फ्री गेन लेता हूँ, कभी कभी लेता हूँ, और 50%, 100%, 150% प्रॉफिट होता है तो ही लेता हूँ। जायसवाल नेको इंडस्ट्री लिमिटेड है, ये मेरी रिकमेंडेशन है, अभी भी पड़ी है। जिंदल पॉली फिल्म लिमिटेड, ये देखिए 17 शेयर इसके मेरे पास है। वही सिस्टम है, मैं महीने में एक शेयर में अपनी आय का 10% हिस्सा ही डालता हूँ। जैसे अब आप कहेंगे कि साहब क्यों ऐसा, तो आप तो झूठ बोलते हैं। क्यूबेक्स ट्यूबिंग्स लिमिटेड 2888 शेयर कैसे ले लिया आपने, क्या आपकी महीने की आय इतनी ज़्यादा थी? तो ऐसा नहीं है, ये मैंने एक साथ नहीं लिए। जैसे एक महीने मैंने क्यूबेक्स ट्यूबिंग्स लिमिटेड में मेरी महीने की आय जो है उसका 10% हिस्सा मान लो एक महीने डाला मैंने, 7-8 हज़ार के ये शेयर लिए यदि, तो बाकी फिर मैं अगले महीने लूँगा 7-8 हज़ार के, या 2-3 महीने के गैप से लूँगा। इस तरह से ये मैंने कुछ जगह मेरी होल्डिंग मैंने बढ़ा रखी है। कंट्री क्लब में तो मैं उस सिस्टम से चलता हूँ, चंदू सिंह की वाड़ी में, और क्यूबेक्स ट्यूबिंग्स में मुझे कुछ अच्छी उम्मीदें थी, तो मैंने इस तरह से इसको अलग अलग महीनों में लिया है। एक साथ इसकी इतनी 2888 क्वांटिटी नहीं की है। और ये देखिए JITF इंफ्रा टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, ये मुझे एक शेयर था, उसके एवज में बिल्कुल मुफ्त में मिले थे, कंपनी की तरफ से ये दिए गए थे। ऐसा होता है ना, कभी कभी एक कंपनी 2 कंपनी के अंदर टूट जाती है। कोआ टूल्स इंडिया लिमिटेड, ये भी बहुत पुरानी खरीदारी पड़ी है, 2006 की, 1200 शेयर पड़े हैं, 300 रुपये इसके आज भी मिलते हैं, पर हमें नहीं बेचना। जब भी इसका समय आया यदि वापस, तो हम बेचेंगे, नहीं तो पड़ा है हमारा। कोटेक म्यूचुअल फंड, कोटेक बैंकिंग ETF, ये मैंने एक पहले वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है मेरे वीडियो इस चैनल पे, जब मैंने इसमें लिखा था कि निफ्टी बैंक बीज खरीदने का उचित समय है। तो देखिए अभी भी 12,626 रुपये के ये कोटेक म्यूचुअल फंड पड़े हैं। इसमें मैंने महीने की सिप कर रखी है, 2 साल का प्लान है, इस पूरे वीडियो में डिटेल दे रखी है कि 2 साल में हम इसके बैंकिंग सेक्टर में 1 लाख रुपए का मैं निवेश करूंगा, लेकिन हर महीने की सिप से करूंगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से जोश में आके कर दूंगा। लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड, ये भी मेरे माई पेनी शेयर ब्लॉक की रिकमेंडेशन है, 16 रुपये पे मैंने वहाँ रिकमेंड किया था, 15.90 रुपये चल रहा है। मैंने भी 630 शेयर इसके लिए है, कि अभी मेरी महीने की आय के हिसाब से 10% हिस्सा लगभग 10,000 रुपये होता है। हिसाब से अभी मैं एक शेयर में महीने में 10,000 से अधिक का निवेश एक कंपनी में नहीं करता, और अधिक निवेश तो मैं बहुत ही रेयर किसी कंपनी में करना हो तो करता हूँ, नहीं तो अलग अलग कंपनी में करके मैं खुश रहता हूँ। नाहर इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज, ये देखिए ये भी मेरे पास है अभी भी। तो ये लिए तो मैंने 6,400 रुपये के होंगे, लेकिन इनकी वैल्यू घट के लगभग 4,000 रुपये रह गई है। तो अब इसमें क्या नुकसान हुआ मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा 2,400 रुपये का हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जो पुराने शेयर है उसमें हम बेच करके 50%, 100%, मैंने कहा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बुक करते हैं। पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड, ये मेरे पास तो भी पड़ा है, मेरी पत्नी ने अपने पोर्टफोलियो में बेच दिया था, क्योंकि वो जल्दबाजी करती है, वो आपकी तरह छोटी निवेशक ही है। तो उसका यूट्यूब का एक वीडियो चैनल भी है, सीमा की रसोई नाम से,
ज़्यादातर मेरे पुराने फॉलोवर तो जानते हैं। तो उसमें पराग मिल्क फूड लिमिटेड मेरी पत्नी ने बेच लिया, लेकिन मेरे पास प्रॉफिट में होने के बावजूद भी आज भी पड़ा है। धीरे धीरे बेचूंगा, मैं सोचूंगा साल भर, यदि पूरा हुआ नहीं है शायद इसको, इसलिए मैं नहीं बेच रहा हूँ। साल भर पूरा हो जाएगा, उसके बाद भी अच्छे प्रॉफिट में हुआ तो बेचूंगा, नहीं तो अगले राउंड का इंतजार करूंगा। परल ग्लोबल इंडस्ट्री लिमिटेड, प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसमें मैंने, जो मेरे पुराने फॉलोअर वो जानते हैं, एक बार रिवर्स ट्रेड भी की थी मैंने इसके अंदर। जब मैं रिवर्स ट्रेड का एग्जाम्पल प्रैक्टिकल चेकिंग कर रहा था उससे मैं की थी। वैसे मैं नहीं करता हूँ आमतौर पर, इसको प्रैक्टिकली चेक करने के लिए की थी। ये पुंज लॉयड लिमिटेड, जिसका मेरी पुस्तक द विनिंग थ्योरी इन स्टॉक मार्केट में जिक्र है, आप एक रिवर्स ट्रेडिंग सिस्टम का अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पुंज लॉयड लिमिटेड का जिक्र है। वो 50 शेयर देखिए अभी मेरे खाते में पड़े हैं। सानरा मीडिया लिमिटेड, ये बहुत पुरानी 2006 की खरीदारी है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं यदि 20 शेयरों में निवेश करता हूँ तो उसमें से 15 शेयर तो ऐसे होते हैं कि जो 50%, 100%, 150%, 200% मुनाफा दे जाते हैं, लेकिन 4-5 शेयर ऐसे होते हैं जो सानरा मीडिया लिमिटेड है, फिल्म सिटी मीडिया है, इस तरह से वो बिल्कुल बर्बादी हो जाते हैं, लेकिन पड़े रहते हैं। जैसे सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, पड़ा है, कभी बेच लेंगे। और श्री रामा मल्टीटेक लिमिटेड, अभी हाल ही में मैंने मेरे पेनी शेयर ब्लॉग पर रिकमेंडेशन की थी, मैंने खुद इसमें देखिए 10,000 का भी मेरे लॉट साइज है और 786 शेयर लिए थे। 786 का आंकड़ा अच्छा मानते हैं, इसलिए मैंने 10,000 में मेरे बिल्कुल एक्यूरेट आंकड़ा आया। मेरे पे लगता है अल्लाह मियाँ की पूरी मेहरबानी है। इसे एक्यूरेट 10,000 का जब मैंने निवेश किया तो 786 का ही आंकड़ा मेरे इस पर आया। तो ये सुपर हाउस लिमिटेड पड़ा है, टाटिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड पड़ा है, त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी लिमिटेड, यह भी मेरे मेस्कोसिक.com की रिकमेंडेशन है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पड़ा है। तो इस प्रकार से मेरे पास अभी फिलहाल आप देख रहे हैं लगभग 3.25 लाख रुपए के शेयर पड़े हैं। और ये इसमें मैं क्या करता हूँ, जो शेयर मेरा 2-3 साल होल्ड करने के बाद 50% वगैरह मुनाफे में होता है तो मैं उसको बेचता हूँ, अन्यथा नहीं बेचता। तो आशा करता हूँ इस पोर्टफोलियो से आपको काफ़ी सीखने को मिला होगा। कमेंट्स में अवश्य बताना आपको क्या इससे प्रेरणा मिली। अब हम वीडियो के लगभग आखिरी भाग में आ गए हैं। यदि आप पूरा वीडियो देखते देखते यहाँ तक आए हैं तो इसका मतलब आप मेरे वास्तविक फॉलोअर हैं। अब जाके मैं अपनी पुस्तकों के बारे में जिक्र कर सकता हूँ कि जो प्रभात प्रकाशन की मेरी किताबें हिंदी में आने वाली थी वो आ गई है। मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में उनका लिंक भी उपलब्ध करवा रहा हूँ। मेरी पहले अंग्रेजी में जो किताबें थी, द विनिंग थ्योरी इन स्टॉक मार्केट और हाउ चंदू अरंड एंड चिंकी लॉस्ट इन द स्टॉक मार्केट, उनका प्रभात प्रकाशन ने अपने स्तर पे हिंदी में अनुवाद करके आपको किनले पर लगभग 49 रुपये में प्रभात प्रकाशन उपलब्ध करा रहा है। और इसका पेपर बैक संस्करण भी कोई महंगा नहीं है, लगभग 100-150 रुपये में ही प्रभात प्रकाशन उपलब्ध करा रहा है। इसके लिए मैं प्रभात प्रकाशन के श्री पीयूष जी का हार्दिक आभारी भी हूँ। तो आपको मैं नीचे इसका लिंक उपलब्ध करवा रहा हूँ, आप इसके अंदर जा कर के यदि वो पुस्तकें खरीदना चाहें तो वहाँ से खरीद सकते हैं और आप मेरी थ्योरी के बारे में और भी विस्तार से उसके अंदर समझ सकते हैं। तो यदि आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिए, और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। और कमेंट में मुझे अवश्य बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे आपके विचारों से अवश्य अवगत कराइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।